बेजुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलें, ये बगैर लफ्ज़ों के दुआ देते हैं। इसी सुविचार के साथ सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ना शुरू करेंगे। इस कहानी के लेखक जनेंद्र कुमार जी हैं, जिनके जीवन परिचय के बारे में हम पहले जानेंगे। जनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कोडियालगंज गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। ये एक उपन्यासकार थे और कहानीकार थे। 1921 से 1923 के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से एक व्यापार शुरू किया। इन्हें उस व्यापार में बहुत सफलता भी मिली, परंतु सन 1923 में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। तो आइए, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ को दोहराएंगे। तो आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 67 से 69 तक पढ़ेंगे, जिसमें आए हुए कठिन शब्द पहले हम दोहराते हैं। फर्स्ट कठिन शब्द है संगमरमर, सेकंड व्यसन, थर्ड प्रकृति, 4 तृप्ति, 5 स्वप्न, 6 संध्या, 7 स्वच्छंदता, 8 संकोच, 9 प्रफुल्लित, 10 तनिक। शब्दार्थ। फर्स्ट शब्दार्थ है व्यसन। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। सेकंड मसनद, एक बड़ा गोल तकिया। थर्ड तृप्ति, तृप्ति का मतलब संतुष्टि। 4 स्वच्छंदता, आज़ादी। 5 संगमरमर, सफ़ेद चिकना पत्थर। 6 प्रफुल्लित, खुश होना। 7 तनिक, थोड़ा। 8 थिरकना, थिरकना का अर्थ होता है उछल कूद करना। तो आइए, अब हम इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके सार के बारे में जानें। थोड़ा सा इस कहानी के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य है या मनुष्य के कैसे भावों को दर्शाया गया है कि एक मनुष्य जो है वो बहुत ही स्वार्थी होता है और लालची होता है और पक्षियों को कैद करके रखना चाहता है। पक्षी क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। परंतु इस कहानी में एक माधव दास सेठ होता है जो कि चिड़िया को कैद करके रखना चाहता है और उसको कई तरह के प्रलोभन यानी लालच देकर उसे कैद करने की कोशिश करता है, परंतु वो किसी भी तरह से पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहती, अपनी माँ के पास उड़ जाना चाहती है। तो मनुष्य अपने लालच और अपने स्वार्थ भाव को लेकर बहुत से लालच व्यक्ति को देता है और उसकी इच्छा के प्रति उसको मतलब पीछे कर देता है कि वो अपनी इच्छा से नया जीवन जी सके ना, अपने ही स्वार्थ को देखता है। तो इस कविता में कुछ ऐसा ही बताया हुआ है, जो हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो आइए पुस्तक पठन शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। तो इस अनुच्छेद में बताया है कवि ने और लेखक ने कि माधव दास जो सेठ हैं उसने अपनी एक कोठी बनवाई संगमरमर की, यानी सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई। संगमरमर मतलब सफ़ेद चिकने पत्थर, ठीक है। और उसके सामने एक बगीचा भी लगवाया। उसे धन की कोई कमी नहीं है, कोई व्यसन, व्यसन मतलब होता है कोई भी बुरी आदत उसके आसपास भी नहीं है, यानी उसको कोई बुरी आदत नहीं है
वो बहुत ही सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियाँ। रकाबियाँ होता है गोल तश्तरी प्लेट टाइप, जैसे गोल आप देखते होगे कहीं पर गोल जैसे चारदीवारी करके बीच में पानी का फुवारा लगा देते हैं, उसमें पानी उछलता हुआ निकलता है, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है। फुवारा दिखते हो आप सुहाड़िया सर्कल पे जैसे लगा हुआ ना, तो उसमें से पानी उछलता हुआ इस प्रकार से मतलब गोल तश्तरी टाइप सा बनाकर उसमें फुवारा लगा होता है, जो पानी ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसके पास समय ही समय है ना। शाम को क्या करता है, जब घर में अंदर बैठा परेशान हो जाता है अकेला और परिवार में कोई भी नहीं है, तो वो शाम को गर्मी जब कम हो जाती है तो आसमान का रंग जो बदलने लगता है, तो बाहर कोठी के बाहर आकर चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर मसनद के सारे, मसनद मतलब एक बड़ा गोल तकिया, ठीक है, वहाँ पर बैठकर प्रकृति की छटा को निहारता है। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। देखो बाहर बैठे हैं, अगर कोई मित्र आ जाता है तो उससे विनोद चर्चा करना मतलब कोई भी बातचीत करते हैं और उनका समय निकल जाता है ना। नहीं तो क्या करते हैं, अगर कोई नहीं भी आता तो वो हुक्का रखते हैं अपने पास और उस हुक्के को, ऐसी एक अंगीठी होती है जिसमें से जलते हुए अंगारे रखकर उसमें हुक्का पीते हैं। तंबाकू से भरा हुआ एक पात्र होता है, तो हुक्का पीते रहते हैं और ख्याल ही ख्याल में यानी स्वप्न देखते रहते हैं और संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है। इस प्रकार से वो अपनी शाम को गुजार कर अपना समय व्यतीत करते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। देखो एक बार वो जब वो बाहर बैठे होते हैं तो क्या होता है, बादल छाए होते हैं और मसनद के सारे वही तकिए के सहारा लेकर लेटे होते हैं और रोज़ का इनका काम था कि तकिए के सारे बैठकर शाम को व्यतीत करना, ठीक है। उन्हें ज़िंदगी की क्या चीज़ नहीं देखी, सुख दुख सब कुछ देखा है, यानी दुनिया उसको उनको ज़िंदगी का सारा स्वाद मिला हुआ है, लेकिन उनके पास समय ही समय था क्योंकि परिवार में उनके पास कोई नहीं था, सूनापन था उनके पास, है ना। तो एक दिन जब वो संध्या के समय बाहर बैठे होते हैं तो एक गुलाब की डाली बगीचे में, वहाँ पर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और बहुत ही सुंदर होती है। अब चिड़िया की वेशभूषा बताई है, उसकी गर्दन लाल रंग की है और धीरे धीरे वो किनारों से कैसी पड़ गई है, नीली पड़ गई। पंख ऊपर से चमकदार स्याल थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पंख पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। देखो पंख उसके चिड़िया के कैसे थे, स्याल, स्याल का मतलब होता है काले, ठीक है, और छोटा सा सिर होता है चिड़िया का ना, प्यारा सा सिर था। सिर पर चित्र विचित्र यानी अलग अलग तरह से चित्रकारी सी जैसे बनी हुई थी, बहुत सी सुंदर से पंख बना रखे थे। तो माधवदास को उसके बारे में कुछ माधवदास के बारे में चिड़िया को कुछ नहीं पता था, है ना। तो वो थोड़ी देर उड़कर आई तो वहाँ पर आराम करना चाहती थी, तनिक मतलब होता थोड़ा, थोड़ी देर वहाँ पर रुककर आराम करना चाहती थी और कभी तो वहाँ पर बैठती, अपने पर हिलाती, पंख हिलाती, है ना, कभी एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकती, है ना, आना जाना, फुदकना मतलब आना जाना। बहुत ही खुश मालूम हो रही थी। पक्षी उड़कर खुश होते हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर बैठते हैं, यानी वो स्वतंत्र होते हैं तो बहुत खुश होते हैं ना, और उसकी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकल रही थी। माधवदास को यह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी क्षमता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। देखो चिड़िया को सामने देखा कि वह स्वतंत्र रहकर कितनी खुश है ना, बहुत मनमानी मतलब लगना मतलब बहुत अच्छी लगी, ठीक है। कुछ देर वो चिड़िया को इस डाल से उस डाल तक थिरकना, थिरकना मतलब आना जाना, ठीक है, देखते रहे और
बाकी सब कुछ उस समय भूल गए, यानी उनका पूरा ध्यान किस पर था, उस चिड़िया पर ही था। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिन सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। इस पंक्तियों में क्या कहा है लेखक ने कि चिड़िया से जब वो कहता है, चिड़िया को क्या कहता है कि तुम आई हो, बहुत अच्छा लगा, है ना, तुम्हारे बिना, यानी पक्षियों के बिना जो डालियाँ होती हैं क्या लगती हैं, सुन्नी लगती हैं। बगीचे में अगर पक्षी चह चाहे नहीं तो बगीचा क्या लगता है, सूना सूना लगता है ना। तो लेखक कहते हैं, और सॉरी माधवदास कहते हैं, तुम बहुत अच्छी यहाँ आई, तुम बहुत खुश हो रहोगी यहाँ पर, और यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना रोके, बिना रुके, यानी बिना रोके, कोई भी तुम्हें यहाँ रोकेगा नहीं, तुम यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। देखो चिड़िया को जैसे ही उसने माधवदास ने कहा ना कि तुम्हारे लिए ये बगीचा बनवाया है, तो उसको कुछ अजीब सा लगा, तो और एकाएक का मतलब अचानक वो एक बार तो घबरा गई ये बात सुनकर। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। देखो उसको ऐसा लगा कि शायद माधवदास उसको कुछ मतलब ऐसे कह रहा है, मैं यहाँ पर रुकी हूँ इसलिए कह रहा है ना, उसको संकोच सा हुआ। तो उसने कहा कि बगीचा मुझे पता है आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, थोड़ी देर यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास ने, जब माधवदास को चिड़िया ने ये बोला ना कि मैं पल भर यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी, क्योंकि उसने जो उसको बोल दिया कि ये बगीचा आपका ही है, उसको ऐसा लगा कि जैसे मुझे ये कुछ मतलब यहाँ से उड़ाने के लिए बोल रहे हैं, उड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो उसने कहा मैं अभी चली जाती हूँ। तो माधवदास ने कहा नहीं नहीं, यह बगीचा तो मेरा है, संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इसे अपना ही समझो, तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, यहाँ बैठो, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम्हें देखकर बहुत खुश। चिड़िया बहुत सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं है, उसने ऐसा सोचा। बोध हुआ मतलब ज्ञान होना, यानी उसको ऐसा लगा, सकुचा जाना का मतलब एकदम से हैरान हो गई कि माधवदास ने ऐसा बोला है। तो उसको थोड़ा सा ऐसा ज्ञात हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी, इस पर पेड़ पर रुककर वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, यानी एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक जैसे वो खुशी से उड़ रही थी, वो थोड़ा उसका कम हो गया, रुक गई। भयभीत सी वह बोली, भयभीत होता है डरी हुई सी, है ना। मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास से बोलती है कि मुझे माफ़ करें, मैं अभी उड़ जाऊँगी, मैं थक गई थी इसलिए कुछ देर यहाँ आराम करने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त मतलब मन, प्रफुल्लित का मतलब होता है खुश हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। उसको ऐसा था कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूँ, प्रफुल्लित हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ, और तुम यहाँ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। वो माधवदास को कहती है। माधवदास जो बार बार उसको कहता है ना कि तुम यहाँ रहो, तो उसको ऐसा लगता है कुछ अजीब सा कि पता नहीं ये मुझे यहाँ पर रहने के लिए क्यों कह रहा है ना। तो मन में थोड़ा सा इसको संदेह होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहती है, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ थोड़ी धूप लेने के लिए, थोड़ी हवा लेने के लिए, और थोड़ा सा फूलों से बात करने के लिए यहाँ उड़ाई थी। सांझ हो गई है, सांझ का मतलब होता है संध्या, यानी शाम हो गई है, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, तुम सोच न करो, यानी तुम सोचो मत, मैं अभी चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। यहाँ पर देखो जो माधवदास है उसको थोड़ा सा प्रलोभन देगा कि यहाँ पर रुक जाए और वो उसको यहाँ पर कैद कर ले, ठीक है। तो उसको बोलता है, प्यारी चिड़िया तुम पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, कितना सुंदर बगीचा है ना, देखो वह पानी खेल रहा है ना, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। क्या लालच देता है कि तुम्हें क्या क्या नहीं मिलेगा, मेरे साथ चलो महल में।
मेरा दिल वीरान है। वीरान का मतलब तो सूना, यानी अंदर उसको सूनापन लगता है अकेले को। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम वहाँ से सुख से रहो मेरी भोली, तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। देखो, उसको बार बार यही प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है कि तुम मेरे साथ महल में चलो तो सही, मैं तुम्हें सोना मोती सब कुछ दूंगा, है ना, सुंदर एक महल भी दूंगा और जो सोने का बना होगा। इस तरह का लालच दे रहा है। और तुम्हारी माँ के पास क्या पड़ा है? तुम यहाँ बहुत ही सुख से रहोगी मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। उसको ऐसा लगा कि पता नहीं ये मुझे मादा से ऐसी बातें क्यों कह रही है। मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। फिर चिड़िया वापस वही बात बोलती कि मैं तो थोड़ा सा आराम करने के लिए इस डाली पर रुकी थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है, उसने बोला, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी है। क्या कहती है? जब वो लालच देखती है कि माधवदास लालच दे रहा है, तो वो कहती है मुझे तुम्हारी बातें कोई समझ में नहीं आ रही, मैं अपनी माँ के पास अभी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सी सुनहरी धूप खिली है, मैं वहीं पर धूप ले लूँगी। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाहर देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की। क्या बात बोलती चिड़िया कि तुम मुझे ये मत समझो कि तुम मुझे